स्वागत है मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा बास्किंग के ऊपर। आज का जो हमारा वीडियो है वो है BMS फर्स्ट ईयर के लिए। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जो BMS करने का सोच रहे हैं या फिर जो BMS के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर जिनका यूनिवर्सिटी होने वाला है बट उनको पता नहीं चल रहा है कि हमने इतने ज़्यादा सिलेबस को कैसे टैकल करना है। और आज का जो वीडियो होने वाला है मुझे लगता है वो काफ़ी फेवरेट टॉपिक रहा है सबका, दैट इज़ संस्कृत एवं आयुर्वेदा इतिहास। जनरली क्या होता है कि हम सभी को डाउट होता है ये कि संस्कृत को हम कैसे पढ़ेंगे, हमने पढ़ा ही नहीं है पहले, या फिर इसके अंदर हमने किस तरीके से पेपर के अंदर अच्छे से लिखना है। तो वो सब भी संस्कृत के सिलेबस में दिया हुआ है कि जो कि आज हम डिस्कस करेंगे कितना पॉइंट हमने कहाँ से कैसे करना है और संस्कृत में ब्लूप्रिंट को कैसे रीड करना है। तो इसके थ्रू अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे तो आप इजीली अच्छे यूनिवर्सिटी में मार्क्स लेकर आ सकते हैं। स्मार्ट वर्क करके आप इजीली फर्स्ट ईयर को भी कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो संस्कृत होता है बहुत सारे बच्चों के लिए काफ़ी ड्राई सब्जेक्ट होता है, बिकॉज़ कुछ लोग इसे पसंद नहीं करते, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है। तो उन सब चीज़ों के बाद भी हमने यूनिवर्सिटी में तो इसका एग्ज़ाम देना ही होता है। तो इसके लिए आज हम अपनी इस वीडियो के थ्रू आपके इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा आसान करेंगे, जिससे क्या होगा कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट आए और आप अच्छे से पढ़ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे कि हर वीडियो में देखते हैं कि पेपर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। यहाँ बात करते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। यहाँ पे आप देखिए आपको टोटल 2 पेपर देना है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है वो संस्कृत का होगा, जिसमें आपका लाइक बेसिक ग्रामर सब होगा, बेसिक ग्रामर से क्वेश्चन होगा, अव्यय प्रत्यय सब, श्लोका सब होंगे कुछ बेसिक। और पेपर 2 जो होता है उसमें थोड़ा सा ट्रिक क्या होता है, 20+80 का एक कोड होता है। 20 का मतलब क्या होता है कि जो आयुर्वेदा इतिहास है वहाँ से इसमें 20 MCQ आते हैं। जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था कि कौन सा बुक हमने पढ़ना है BMS फर्स्ट ईयर में, तो मैंने उसमें बुक बताया था कि जो मैंने फॉलो किया था वो NCSM सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसमें क्या है कि ये सब के सब आयुर्वेद इतिहास के टॉपिक एक सीक्वेंस में दिए हुए हैं, उसके थ्रू आप इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। 80 मार्क्स में बेसिकली हमारा संस्कृत आता है, जिसमें अन्वय सब होता है और पैराग्राफ सब लिखना होता है, संस्कृत में ट्रांसलेशन करना होता है, देन स्टोरी आता है। प्रैक्टिकल कंपोनेंट की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारा कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन वाइवा आपका 75 मार्क्स का होता है। 10 मार्क्स का इलेक्टिव होता है जो आपकी पूरे ईयर्स में करते हैं, और 15 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। तो टोटल जो आता है आपका 300 स्कोर आता है संस्कृत के अंदर। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जो वाइवा होता है ना वो संस्कृत के लिए होता है, उसमें आयुर्वेद इतिहास से कुछ पूछा नहीं जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है बेसिकली। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि कंटेंट आपको पढ़ना क्या क्या है एक्चुअली। पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो पहला जो आता है उसमें हमारे क्या है, कुछ सूत्र दिए हुए हैं। संस्कृत वर्णा नाम परिचय, जिसमें महेश्वर सूत्र आता है। जनरली महेश्वर सूत्र से MCQ आते ही है। देन उसके बाद उच्चारण स्थान दिया हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाह्य प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न 5 मार्क्स का है, तो यहाँ से 5 MCQ आता है आपका जनरली। ओके, संज्ञा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे सूत्र दिए हुए हैं, जिसमें कभी वृत्ति से आ जाता है, कभी सूत्रा से आ जाता है। ये भी आपके 5 MCQ आते हैं। संयोगा, संहिता, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुता, अनुनासिक, पद्म धातु, उपसर्ग, गुण, वृद्धि, इत, लोप, प्रत्याहार, उदात, अनुदात, सवृत, स्वर्ण, निपात, परिग्रह। तो ये सब क्या है आपका सिलेबस के पॉइंट्स हैं, जिसमें आपने इन सबका सूत्र और इनका मतलब समझना है। बुक में ये दिया ही होता है जनरली सीक्वेंस सब में। थर्ड जो आता है वो होता है उपसर्ग। ये 22 उपसर्ग हैं, जिसको आपने लाइक इनका कैसे आप इनसे वर्ड बना सकते हैं और उस वर्ड से कैसे आपने सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पे आपने बेसिकली यही देखना होता है कि इस उपसर्ग से आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं और क्या उस वर्ड से कैसे सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये 5 मार्क्स का आता है। अव्यय की बात करें तो ये लिमिटेड अव्यय हमारे सिलेबस में दिया हुआ है।
जिसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए अव्यय में आपको 3 चीज़ें आता है। सबसे पहले तो आपको पता करना चाहिए कि लाइक आपको एक सेंटेंस दिया होगा या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया होगा, तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से अवयव कौन सा है। फिर सेकंड क्या होता है कि उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, लाइक च का क्या मीनिंग है, अपी का क्या मीनिंग है। कभी कभी क्या होता है कि एक अव्यय का अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग बदल जाता है, तो जो आपको रेफरेंस दिया हुआ है कॉन्टेक्स्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका क्या मीनिंग है। और थर्ड क्या होता है कि सेंटेंस बनाना, कि आपको कोई अव्यय से वर्ड दिया हुआ है, उसका आपने सेंटेंस बनाना है। तो ये 5 मार्क्स का आपसे ऐसे पूछा जाता है, आपको इसको ऐसे अच्छे से पढ़ना है। इस पोर्शन का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट पार्ट है कि आपने अव्यय को पहचानना, वो फर्स्ट टर्म का पोर्शन है। फिर अव्यय के मीनिंग को पहचानना सेकेंड टर्म का पोर्शन है। और अव्यय से सेंटेंस बनाना थर्ड टर्म का पोर्शन है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कारक, जिसको अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप इजीली लाइक आगे चल के श्लोका सबको भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा। तो संस्कृत के अंदर आपने याद रखना है 6 कारक होता है। हिंदी के अंदर हम 7 कारक लेते हैं, बट संस्कृत के अंदर कितना होता है, 6 कारक होता है। संबंध कारक को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता है। ये भी आपका 15 मार्क्स का आता है। आपको कारक पहचानना आना चाहिए, कारक का सूत्र जो दिया हुआ है वो सब आपको यहाँ पे आना चाहिए। पहला है कि आपने डिस्क्रिमिनेट करना है विभक्ति को, जैसे कि फर्स्ट विभक्ति के लिए कर्ता होता है, सेकंड विभक्ति के लिए कर्म होता है, थर्ड विभक्ति के लिए कर्ण होता है, फोर्थ विभक्ति के लिए संप्रदान होता है, फिफ्थ विभक्ति के लिए अपादान होता है, सेवेंथ विभक्ति के लिए अधिकरण होता है। तो इस तरीके से आपने इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से यहाँ पे समझना है। फिर आपने क्या करना है कि कारक को आइडेंटिफाई करना है किसी आयुर्वेदिक श्लोका में। श्लोका में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जनरली आप विभक्ति को पता लगा लीजिए, वेदर इट इज़ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर उस विभक्ति के कोरस्पॉन्डिंग कारक को आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लिखा हुआ है पशु भी, ओके, तो पशु भी हमें पता है कि तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो तृतीय विभक्ति में कौन कारक होता है, करण कारक, तो राइट आंसर हो जाएगा करण कारक। फिर आपने उसका सेंटेंस बनाना है और ट्रांसलेशन भी करना है, इंग्लिश टू संस्कृत एंड संस्कृत टू इंग्लिश। तो कारक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा वेटेज करता है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आता है संधि। जनरली क्या होता है कि बच्चों को संधि में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आप इस संधि को ना एकदम सब संधि को मत कीजिए, आधा आधा करके कीजिए। फॉर एग्जांपल पहले आप सवर संधि को अच्छे से करिए। यहाँ पे देखिए कि सिलेबस का अच्छा बात क्या है कि आपको हर एक पॉइंट दिया हुआ है कि कितना आपने पढ़ना है। तो सवर संधि के अंदर आपको पढ़ना कौन सी है, अच संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अव्यवाय संधि, देन लोप संधि, पररूप संधि, पूर्व रूप संधि, प्रकृति भाव और पलुता। साथ में क्या है कि इनका सूत्र भी आपको दिया हुआ है। कभी कभी तो ना ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे आ जाता है कि यण संधि का सूत्र क्या है। तो देखिए यण संधि के लिए क्या हो जाएगा, इको यणचि, गुण संधि का आदि गुणा, लोप संधि का लोप शाकलस्य। तो इन सब के सूत्र के साथ साथ आपको समझना होगा कि कैसे आप पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बोलेंगे कि ये संधि है, और कैसे उस संधि को करके भी दिखाएंगे कि इस संधि को हमने इस तरीके से इस रूल से किया है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ये तो था हमारा सवर संधि। उसके बाद आता है व्यंजन संधि, जिसको हल संधि का भी नाम दिया जाता है, और सवर संधि का दूसरा नाम होता है अच संधि। तो व्यंजन संधि में आपने शुत्वम संधि पढ़ना है, शुत्वम संधि पढ़ना है, जस्तवम संधि पढ़ना है, अनुनासिक संधि पढ़ना है, परसवर्ण संधि पढ़ना है, देन उसके बाद चतुर्थ संधि पढ़ना है, पूर्व सवर्ण संधि पढ़ना है, छुत्वम संधि पढ़ना है, अनुस्वार संधि, तुगाम संधि और रुत्वम आदेश संधि। कभी कभी क्या होता है ना कि जो आपका LAQ होता है ना, उसमें एक क्वेश्चन क्या आता है कि आपने दिए गए सेंटेंस से संधि करना है या उसका संधि को ब्रेक करना है, फिर आपने संधि का नाम बताना होता है। तो इसलिए आपको ये सूत्र सब पता होना चाहिए। सेम ही कारक में होता है। एक क्वेश्चन जो होएगा 5 मार्क्स का, उसमें आपको जस्ट कारक या विभक्ति को फाइंड करना है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने कारक को आइडेंटिफाई करके उसके कौन सा कारक है वो भी लिखना है। उसके बाद थर्ड आता है विसर्ग संधि, जिसमें आपने पढ़ना है रुत्वम संधि, उत्वम संधि, देन उसके बाद ये वाला अप्लुतात, अप्लुते, हसी, और उसके बाद आपको ये सब
सूत्र सहित इनको आपने पढ़ना है। ऋतु के प्रकार भी आपने यहाँ पे पढ़नी है, जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। तो इतना संधि आपने अच्छे से पढ़ना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सूत्र दिया हुआ है वही पढ़िएगा, उसी के एग्जाम्पल सबको सॉल्व कीजिएगा। और सबसे अच्छा मैं आपको एक ट्रिक बताऊँ तो आप क्या कीजिए, देखिए श्लोका तो हमने पढ़ना ही है, तो आप क्या कीजिए, जब भी जो श्लोका पढ़ रहे हैं, चाहे आप चरकाचार्य के श्लोका पढ़ रहे हैं या फिर वाग्भट आचार्य के श्लोका पढ़ रहे हैं, कोई श्लोका लीजिए, उसके हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है कि कंजुगेशन में ही वर्ड दिया होता है, तो जब आप उसको पढ़ रहे हैं तब उसका संधि करके या संधि बना के पढ़िएगा। इससे क्या होगा कि आपको रूल ना बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा, आप वो चीज़ हमेशा अप्लाई करते जाएंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। बिकॉज सेकेंड थर्ड ईयर में जाके जब आप श्लोका को रिसाइट करते हैं और कभी कभी पूरा श्लोका एक ही लाइन में दिया होता है, तो आपको संधि करना आना चाहिए, संधि करना आना चाहिए ही, जिससे आप उसको इजीली ब्रेक कर सके, पढ़ सके और याद भी रख सके और मीनिंग भी अपने आप खुद निकाल सके। तो ये था संधि के बारे में। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कारक संधि और कारक और संधि के बाद वो है समास। तो समास में भी आपके सिलेबस में काफ़ी लिमिटेड दिया हुआ है, लाइक अविभव समास दिया हुआ है, अविभव का सूत्र दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट श्लोका दिए हैं, फिर तत्पुरुष समास दिया हुआ है, उसके जो इम्पोर्टेंट श्लोका है जिसको आप यूज़ करेंगे वो दिया हुआ है, बहुव्रीहि समास दिया हुआ है, द्वंद्व समास दिया हुआ है। साथ में देखिए कि सिलेबस में ना उनके इम्पोर्टेंट सूत्र भी दिए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि समास को आइडेंटिफाई करना होता है या फिर वाक्य विग्रह करके दिखाना होता है, और 10 मार्क्स में हमने समास का नाम भी बताना होता है। तो इसलिए आपको नाम भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर समास को आप नाम दे रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। ओके, तो ये थे हमारे 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये आपने बड़ा अच्छे से करना है। कारक जिसको विभक्ति के थ्रू कर सकते हैं, संधि श्लोका पढ़ते वक्त करना है, और समास। समास भी जब आप श्लोकों का मीनिंग पढ़ेंगे ना तो उससे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये 3 आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फर्स्ट पेपर के अंदर। शब्द रूपानी की बात करें तो देखिए है तो ये सिर्फ 10 ही नंबर का, बट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शब्द दिए हुए हैं, तो आपने इसको बड़ा अच्छे से करना है। फॉर एग्जांपल आप इसमें एक ट्रिक क्या कर सकते हैं कि आप पुलिंग जब शब्द पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि आपने अकारांत शब्द को याद करना, तो इनमें से किसी एक को याद रखिए और फिर आपने याद रखना है कि कौन सा वर्ड इकारांत है, उकारांत है, सकारांत है। सेम इकारांत से एक वर्ड याद कर लीजिए, उकारांत से एक, इरिकारांत से एक। कभी कभी क्या होता है कि कुछ तो सिमिलरिटी हर वर्ड में मिल जाता है, बट कुछ डिसिमिलरिटी भी होता है, तो उन सब बातों का आपने ध्यान रखना। फिर स्त्रीलिंग आ जाएगा, नपुंसकलिंग आ जाएगा। सिलेबस में देखिए दिया होगा कि अष्टांग हृदय के अंदर जो श्लोका है उनको आपने, उनके अंदर भी आपने अच्छे से शब्द देखना है। कई बार शब्द दिया ही होता है, जैसे कि हमारे बहुत सारे शब्द अग्नि, महर्षि, ये सब शब्द आचार्य में आ ही जाते हैं श्लोका सब में, तो आपने वहाँ से इनको पढ़ना है। धातु रूप की बात करें तो अगेन 10 मार्क्स का है, बट काफ़ी धातु हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि एक एक करके, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो हर एक दिन आप एक धातु या एक शब्द अल्टरनेट दिन पर या डेली एक एक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन तो आएगा ही। और ये चीज़ें ऐसी है ना कि अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा याद रहेंगे। उसके बाद आता है हमारा प्रत्यय। प्रत्यय देखिए काफ़ी इजी टॉपिक है, आप इसके जस्ट ट्रिक पता लगा लीजिए इन सब प्रत्यय की, आपका कोई भी क्वेश्चन इसमें फंसेगा नहीं। 10 मार्क्स का काफ़ी अच्छा खासा वेटेज रखता है। और विशेषण 5 मार्क्स का आता है, जनरली MCQ में ही आ जाता है। आपको आना चाहिए कि कैसे आप पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर बोलेंगे कि ये इसका विशेषण है या इसका विशेष्य है। तो ये था हमारा फर्स्ट पेपर, जिसको हमने बड़ा अच्छे से डिस्कस किया है। पेपर 2 की अगर मैं बात आपको बताऊं तो इसमें फर्स्ट टॉपिक आता हुआ है निरुक्ति और पराये शब्द का। इसमें 15 नंबर का हमारे पोर्शन आता है और इसके 3 पार्ट है कि पहला पार्ट आपको इसका मतलब पहचानना आना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए, फिर सेंटेंस बनाना आना चाहिए। तो 3 लाइन में दिया हुआ है, आयु, शरीर, मन, अग्नि। तो इन सब पे आपको उनका निरुक्ति लिखना है और उनके क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं। तो आप सिलेबस को फॉलो करके लिख सकते हैं कि आयु के सिलेबस में आपने कौन से सिनोनिम पढ़े हैं, या फिर आपने रसा, रक्त, ये जो सप्त धातु है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा परिभाषा आता है। इन सब टॉपिक का आपने संस्कृत के अंदर परिभाषा लिखना है।
मैक्सिमम तो हमारे सिलेबस में ही आ जाता है। तो आप इन सब का मैं कहती हूँ कि आप एक नोट्स बनाइए, छोटा छोटा नोट्स, ताकि आपको जब लास्ट में एग्ज़ाम हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। अन्वय की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 30% वेटेज करता है। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियो चैनल पे डाली हुई है, तो आप उन सबको भी फॉलो कर सकते हैं। तो अन्वय के लिए क्या बताया जाता है, एक तो अष्टांग हृदय के आपको कुछ चैप्टर का अन्वय पढ़ना है। आयुष काम्यम, दिनचर्या, रोगानुत्पादनियम, दोषादि विज्ञानम, दोष भेदियम, दोषोपक्रमणम, द्विविधोपक्रमणम। तो ये आपके 7 चैप्टर के श्लोका को आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने इन 7 चैप्टर के श्लोका को अच्छे से पढ़ा है ना, तो जब अन्वय आता है, तो अन्वय का मतलब बेसिकली क्या होता है कि संस्कृत का जो श्लोका दिया हुआ है उसको आप संस्कृत में ही ऐसे लिखें कि वो मीनिंगफुल हो सके। तो अगर आपने ये 7 के 7 चैप्टर, और ये 7 के 7 इम्पोर्टेंट चैप्टर भी हैं, तो अगर आपने इन सबको अच्छे से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ आने के चांस रहता है, नेक्स्ट पोर्शन में। वो जो है, आप यहाँ देखिए, थर्ड जो इसका पोर्शन है वो है वैदिकीयम सुभाषित साहित्यम। सुभाषित साहित्यम, इसमें क्या है, हमारे पास टोटल 20 चैप्टर है। 20 चैप्टर से कुछ कुछ श्लोका आपके सिलेबस में दिया हुआ है, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर से फर्स्ट सेकंड श्लोका है, सेकंड चैप्टर से फर्स्ट और 7 श्लोका। इनसे जो श्लोका आता है ना, और जो क्वेश्चन आता है, उसमें जनरली हमें नहीं समझ आता है कि इसमें क्या आंसर लिखना है। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, वैसे तो मैंने इसमें चैनल पे काफ़ी डाला हुआ है, आप वो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और नोट्स को क्या रिवाइज़ कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्या आते हैं ना, 5 क्वेश्चन आते हैं, वन लाइन क्वेश्चन। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानियों में हमारे पास टोटल 5 कहानियाँ हैं, जिसका आपने श्लोक, जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, स्टार्टिंग और एंडिंग का श्लोक है, एटलीस्ट वो तो याद होना चाहिए, और अन्वय लेखन करना है। ओके, तो कोई भी एक कहानी का, मान लो कि ये कहानी का कोई पैराग्राफ आ दिया, तो उसको बोल देंगे कि ट्रांसलेट करें, या फिर सेम ट्रांसलेशन को आपने संस्कृत बनाना होगा, और एक कहानी बोला होगा कि ये कहानी को आप राइट करें। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन आता है। पंचतंत्र की कहानियों को आपने अच्छे से पढ़ना है, पूरा पहले स्टोरी को समझिए, और फिर उसको एक शॉर्ट एक पेज में संस्कृत में छोटे छोटे सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर दीजिएगा। ओके, तो जो मैंने और ये आता है आपका सेकेंड पार्ट, जो कि आयुर्वेद इतिहास से है। तो आयुर्वेद इतिहास से मैं अगर बताऊं तो ये टॉपिक आता है। सबसे पहले इतिहास से बारे में है, फिर उसके बाद आयुर्वेद का ओरिजिन और लीनेज के बारे में है, फिर संहिता पीरियड के बारे में बताया जाता है, फिर हमारे पास कुछ लघुत्री हैं, फिर उसके बाद आता है मेडिसिन वर्ल्ड में ओरिजिन, और वृक्ष आयुर्वेदा, हस्ती आयुर्वेदा, अश्व आयुर्वेदा, फिर उसके बाद स्टेटस ऑफ आयुर्वेदा इन डिफरेंट पीरियड्स। इन सब को देख के डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो देखिए, ये सब मस्ट नो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पॉइंट से आपने कितना पढ़ना है। आप देख ही रहोगे कि ये सब क्या है, मस्ट नो पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं, ये सब यहाँ से आप इसको देख ही सकते हैं कि सब मस्ट नो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पे आप देखिए, जब आप यहाँ पे आएंगे ना कि सेकेंड पेपर में आपने क्या पढ़ना है, तो सिलेबस में क्या सब मेंशन है कि आपने क्या पढ़ना। फॉर एग्जांपल फर्स्ट जो टॉपिक है वहाँ से आपने पढ़ना है निरुक्ति क्या है इतिहास का, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री और डिफरेंट टाइम पीरियड। सेकेंड जो टॉपिक आयुर्वेदा, वहाँ से आपने ये पढ़ना है। लेकिन जो रेफरेंस दिया हुआ है उपनिषद का, वो क्या है, डीके है, मतलब उसको आप इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद एम के पोर्शन जो आता है, ये सब एम के है कि चरक संहिता के बारे में, फिर उसके बाद संहिता के डिफरेंट जो कमेंटेटरी हैं, ठीक है, ये सब क्या है, एम के पोर्शन है। इसके बाद आता है सुश्रुता संहिता, तो इस संहिता पीरियड वाला सब एम के ही है। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएंगे, भेला संहिता, हरित संहिता, ये क्या है, डी के पोर्शन है, बट कश्यपा संहिता एम के पोर्शन है, और ये दो बाकी भी एम के पोर्शन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आता है लघुत्री में, उसमें माधव निदाना एम के है, ठीक है।
माधव निधाना के बाद नेक्स्ट आता है शारंगधरा संहिता, वो भी MK हो जाएगा, और भाव प्रकाशा भी MK है। फिर डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन, काफ़ी छोटा चैप्टर है, ये भी आपका MK है। और ये वाला मतलब यहाँ से तो मैंने देखा ना बहुत क्वेश्चन आता, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा कि एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट अश्व आयुर्वेदा, गजी आयुर्वेदा एंड गव्य आयुर्वेदा। उसके बाद नेक्स्ट जब आप देखेंगे कि अशोका और मुगल ब्रिटिश में क्या उसका स्टेटस आयुर्वेदा का, ये DK पोर्शन है, तो इस चैप्टर को आप लास्ट में भी पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें कि डिफरेंट यहाँ पे आचार्य सबका कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ये भी क्या है, DK है। हालांकि यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही है, बट आप पहले इम्पोर्टेंट को ज़्यादा अच्छे से पढ़िएगा। फिर ग्लोबलाइजेशन भी क्या है, DK पोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है MK, जिसमें आयुष सब के बारे में है, वेरियस कमेटी हैं, कमेटी से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, और ये कुछ इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट वाला है हमारा DK। बट जनरली क्या होता है कि इंस्टीट्यूट सबसे क्वेश्चन आता ही है, तो आप इसको देख लीजिएगा, और ये आपको वैसे पता भी होना चाहिए। तो ये फिर उसके बाद हमारा पेपर सब अच्छे से ये हो गया है। अब मैं आपको इसका ब्लूप्रिंट बताती हूँ कि वो आपने कैसे रीड करना है। तो हाँ, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 में 20 MCQ आएगा, 8 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, 4 क्वेश्चन 10 नंबर के आएंगे। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ये सब ऐसे दिया हुआ है, सेम है जो हमने अभी पहले देखा था। तो हाँ, अगर हम पेपर 1 का ब्लूप्रिंट देखें तो देखिए MCQ तो उन सूत्रा सब पोर्शन से हो जाएगा। ओके, मैं आपको SAQ और LAQ की बात बताऊं तो LAQ में आपका पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि शब्द कोई दिया होगा, उसको हमने लिखना है और उसका सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई उन्होंने अग्नि शब्द दे दिया, तो पूछेंगे कि इसका अग्नि शब्द का सप्तमी विभक्ति में बहुवचन क्या होगा, फिर उसे सेंटेंस बनाओ। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कोई भी विग्रह वाक्य या समास दिया होगा, उसको हमने समास को करना है, फिर उसका नाम भी लिखना है। थर्ड में संधि दिया होगा या संधि को जोड़ना है या तोड़ना है, फिर उसका सूत्र लिखना है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास 2 पार्ट होगा, ये स्पेसिफिक प्रत्यय से होगा, और सेकंड हमने क्या करना है, सेंटेंस को चेंज करना है। तो देखिए बिल्कुल लाइक डायरेक्ट दिया हुआ है कि आपने यहाँ से कितना कैसे पढ़ना है। 5 नंबर की बात करें तो पहला क्वेश्चन संधि से होगा, दूसरा समास से होगा, लेकिन यहाँ पे हमने कोई संधि का नाम या सूत्र नहीं लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में हमने फिल इन द ब्लैंक में अवयव पद भरना है। फोर्थ हमारा शब्द रूप लिखना है, यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं बनाना है। फिफ्थ में उपसर्ग लिखना है या उससे वाक्य बनाना है, और फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन में अपने वाक्य बनाना है। फिर धातु रूप आ जाएगा हमारा, और लास्ट है हमारा कि कारक के संबंधी हमने उसको करेक्ट करके लिखना है, अशुद्धि परिहार करना है। तो ये हमारा था पेपर 1। पेपर 2 की बात करूँ तो आयुर्वेद इतिहास से ये MCQ सब आ जाएगा, ठीक है। और LAQ में आपने क्या पढ़ना है, पहले क्वेश्चन में क्या आएगा कि सारांश दिया होगा, उसको संस्कृत भाषा में लिखना होगा। सेकंड में आपने टिप्पणी लिखना है, जो भी वर्ड दिए होंगे। थर्ड में हमारे पास कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में निरुक्ति और पर्यायवाची लिखना है। फोर्थ में हमारे पास कम से कम 5 श्लोका होंगे 2-2 मार्क्स के, तो उनका आपने लिखना है पदच्छेद, विग्रह वाक्यम, अन्वय, वाक्यार्थ और शास्त्रार्थ, 5 चीज़ें लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके SAQ की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन किससे आएगा कि पदच्छेद का हमने क्या करना है, शब्द रूपाणी या धातु रूपाणी लिखना है कि कोई एक लाइक श्लोका दिया होगा, उसका सबसे पहले आपने पदच्छेद कर देना है। फिर उस श्लोका के अंदर कोई अंडरलाइन वर्ड होगा, उसका अगर वो धातु रूप है तो उसका धातु रूपाणी लिखना है, शब्द है तो शब्द रूप लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन में आपने दिए गए श्लोका का अन्वय लिखना है। थर्ड क्वेश्चन में भी आपने अन्वय लिखना है, तो हो सकता है एक पहले वाला आपका अष्टांग से श्लोक आएगा, दूसरे वाला आपका सुभाष साहित्यम से आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में हमने प्रयोग विपरिमित करना है कि सेंटेंस बनाना है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास टिप्पणी लिखना है। सिक्स्थ में निरुक्ति और प्राय पद लिखना है। सेवेंथ में संस्कृत भाषा में उसको ट्रांसलेट करना है, और एट्थ में मातृभाषा में करना है, अगर आपका मलयालम है, हिंदी है, इंग्लिश है, उस हिसाब से।
तो ये हमारा पेपर 1 और पेपर 2 का ब्लूप्रिंट होगा। हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक का नोट्स चाहिए है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई दूंगी और नोट्स सब होगा तो वो भी अपलोड कर दूंगी। आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।